चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं, जहां अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 3 दिन के इंडिया टूर पर हैं। उन्होंने शनिवार को कोलकाता के सॉल्ट लेक में अपनी 70 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया। कोलकाता में फैंस को निराशा ही मिली थी, लेकिन हैदराबाद में फैंस को पैसा वसूल हुआ है। यानी यहां पर लोगों में डिससेटिस्फैक्शन नहीं था, अनसेटिस्फाइड लोग नजर नहीं आए। फिर देर शाम हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में सीएम रेवंत रेड्डी और बच्चों के साथ बाकायदा मेसी फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। मेसी दोपहर 2 बजे कोलकाता से निकले और शाम करीब 5 बजे हैदराबाद जा पहुंचे। यहां पर साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल और साथ ही साथ लुइस सुआरेज के साथ मिलकर उन्होंने दर्शकों की ओर फुटबॉल भी फेंकी। एक फन लविंग गेम रहा, एक तरीके से आप कहिए कि एक फ्रेंडली गेम रहा, एक फ्रेंडली फुटबॉल गेम रहा, जिसमें लोगों ने आनंद भी लिया। और मेसी जो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने उस फुटबॉल को बड़े कैजुअल तरीके से घुमाया और फिर किक करते हुए नजर आए, अपने फैंस की ओर उस फुटबॉल को फेंकते हुए नजर आए। इसी दौरान वो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद रहे और उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। गाजियाबाद से खबर है, जहां के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 2 फर्जी प्लेसमेंट कंपनी संचालकों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पीड़ितों में आशीष ठाकुर और अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप ये है कि आरोपी आरएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और यूनिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 फर्जी कंपनियों का संचालन कर रहे थे और इसी के माध्यम से वो बेरोजगार युवक युवतियों को मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट और बाकी निजी कंपनियों में नौकरी और ट्रेनिंग दिलाने का झांसा दे रहे थे। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इन कंपनियों ने अलग अलग लोगों से लगभग 30 लाख रुपए ठग लिए। सिहानी गेट पुलिस ने 13 दिसंबर को आरोपियों यानी रितेश शर्मा और अमन को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के निवासी हैं। गाजियाबाद पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है, आग्रह किया है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी व्यक्ति या संस्थान को पैसे देने से पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें और फिर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। मैंने एक मेट्रो का ऐड देखा था जिसमें नौकरी के लिए मेट्रो में मिल रहा था, तो मैंने उस नंबर पे कॉल करा। फिर मैं गाजियाबाद आई तो यहाँ पे इन्होंने नौकरी के लिए ट्रेनिंग वगैरह दी और साथ में पैसे भी लिए। धीरे धीरे करके थोड़े पैसे करके इन्होंने टोटल मेरे से 25,000 रुपये ले लिए और अभी तक नौकरी भी नहीं दी। फिर इनका ऑफिस बंद हो गया और ये इन्होंने फोन भी नहीं उठाए हमारे और नंबर भी बन जाने लग गया। फिर जब हमने थाने में एप्लीकेशन दी फिर इनको वहाँ से उठाया गया, लेकिन हमारे पैसे अभी तक नहीं मिले। और उसके बाद अब वे थाने में ही है, लेकिन वहाँ पे सिहानी गेट गाजियाबाद थाने में हमारी कार्रवाई अभी तक नहीं। वैकेंसी के लिए अप्लाई करा था, जिसमें घोटाले में मैंने 10,000 रुपये भी दे दिए किसी को, लेकिन जब उन्हें हम पैसे देने के बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाया और ट्रेनिंग पे बुलाने के 6-7 दिन के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी 18, 19, 20 तारीख तक जॉब लग जाएगी, लेकिन ऐसी कोई जॉब लगी नहीं और उन्होंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है और पैसे लौटाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था और उनसे जाके हम पैसों की वापसी मांगी कि हमारी नौकरी नहीं करी तो हमारे पैसे वापस कर दीजिए, तो उसने कई लोगों ने हमसे बदतमीजी भी। थाना सिहानी गेट पर आवेदक आशीष ठाकुर द्वारा ये बताया गया कि एक आरएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट मार्केटिंग कंपनी के नाम से एक फर्जी कंपनी खोलकर युवक और युवतियों को बेवकूफ़ बनाकर नौकरी के नाम पर कई लाख रुपए की ठगी की गई है। इस सूचना पे तुरंत संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में और आज दिनांक 13/12/2025 को त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सिहानी गेट पुलिस टीम के द्वारा इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया जाए, यूपी के बांदा जिले में पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक मां के चेहरे पर मुस्कान ला दी। दरअसल पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 10 साल पहले खोए हुए 6 साल के बेटे को ढूंढ निकाला और बेटे के मिलते ही मां अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगाकर फफक कर रोने लगी। हालांकि पुलिस के मुताबिक साल 2014 में मासूम बच्चा अपनी मां के साथ कामतानाथ दर्शन करने के लिए गया हुआ था
और फिर वहां पर परिक्रमा करने के दौरान मां से बिछड़ गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस के काफी खोजबीन और तलाशी के बाद बच्चे का कोई सुराग या आता पता नहीं चल सका, लेकिन अब पुलिस ने बच्चे को ढूंढ निकाला है। ऑपरेशन मुस्कान की इस भावुक तस्वीर को कैमरे में कैद किया गया और इस भावुक पल को और क्षण को देखकर लोग बांदा पुलिस की जमकर सराहना कर रहे हैं। सर मैं यहाँ मेरा बच्चा खो गया था। कब खोया था? 10 साल पहले मेरा बच्चा खोया था जी। तो मेरा बच्चा बांदा पुलिस मुझे मेरा बच्चा को ढूंढ के लेके आए हैं जी। तो यहाँ बुलाए तो मैं इसी के लिए यहाँ पर आई हूँ अपना बच्चा लेने के लिए जी। और बांदा पुलिस को उनके अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल बाद मेरा बच्चा मुझसे मिलाया। जनपद बांदा की जो बाल संरक्षण की टीम है उसके द्वारा 6 वर्ष की उम्र में जो लापता हुआ था बच्चा, करीब 10 साल के बाद आज उसकी 16-17 साल की उम्र है, उसकी मां के सुपुर्द किया है बरामद करके। प्रकरण इस प्रकार है कि 2014-15 में ये बच्चा अपनी मां के साथ कामतगिरी परिक्रमा पथ से चित्रकूट में लापता हो गया था और किसी जानने वाले आदमी के साथ चला गया था दूसरे गांव में, फिर वहां रहा, उसके साथ ये बच्चे के साथ काम वाम कराते रहे, फिर कई जगहों पे रहा। ये 15 जून को ये बालक थाना मटौंद के अंतर्गत जो रेलवे लाइन है महोबा को जाने वाली, उसमें ये लावारिश अवस्था में बदहवास स्थिति में घूम रहा था तो एक ट्रैकमैन की नज़र पड़ी। उसने 112 डायल को फ़ोन किया, डायल 112 को। पीआरबी आई, महोबा पुलिस की पीआरबी पहुंच पाई थी वहां पर, तो पीआरबी के द्वारा महोबा पुलिस के माध्यम से सीडब्ल्यूसी महोबा के समझ प्रस्तुत किया। बाद में इसके बच्चे के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये मऊ मरका जो थाना बांदा में है उसका बताया जगह, तो फिर इसको मरका पुलिस के नाम पर इसको सीडब्ल्यूसी बांदा लाया गया जहाँ। गुजरात से खबर है जहां पर वलसाड के तुम्ब गांव की प्लास्टिक फैक्ट्री में शुक्रवार को लगी भीषण आग की घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था और आग इतनी भयावह और इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाकों में आग फैलने का डर भी बन गया। आग की सूचना मिलते ही दर्जनों दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कई घंटों की मशक्कत और मेहनत के बावजूद भी आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सका। बताया ये जा रहा है कि दमकल विभाग की देरी की वजह से आग ने ज्यादा विकराल रूप ले लिया था। वक्त हम वलसाड जिले के तुम गांव में, जहां पे कल 1 बजे के करीबन एक आगजनी की घटना सामने आई थी। पूरी रात मशक्कत करने के बाद इस आग पे आखिर में दमकल विभाग ने काबू पा लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज का सवाल उठ गया है कि इस कंपनी में फायर सेफ्टी ना होने के कारण इस कंपनी में इतनी बड़ी घटना हो गई। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि पास ही में एक लगे घर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसकी चिंगारियां इस कंपनी में गिरने के कारण इस कंपनी में इतनी भयानक आग लगी। वहीं देखा जाए तो वलसाड जिला उद्योगों में काफी मशहूर है, लेकिन जिस गांव में ये कंपनी आई है उन गांव के जो लोकल लोग हैं वो काफी इस सब चीजों में भय में रहते हैं, जैसे कि पोल्यूशन भी फैलाती है कंपनियां और इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है, उसके सामने जो जनजीवन है, जो गांव का एक जीवन है, वो बहुत भय के माहौल में दिखता है। यहाँ पे नोएडा में दरअसल धुंध और कोहरे की वजह से लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर ट्रैफिक पुलिस और यातायात विभाग अब अलर्ट मोड पर हो चुका है। दरअसल यातायात विभाग ने कोहरे और धुंध की वजह से होने वाले हादसों और दुर्घटनाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। विभाग ने हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए वाहनों की गति यानी स्पीड सीमा निर्धारित की है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की स्पीड यानी उनकी गति अब 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, तो वहीं हाईवे से गुजरने वाले भारी वाहनों की 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा तय की गई है। तो वहीं ट्रैफिक विभाग यानी यातायात विभाग ने एलिवेटेड रोड पर हल्के वाहनों की गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय की है, तो वहीं भारी वाहनों की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के चलने के निर्देश जारी किए हैं। वाहनों पर ये दिशा निर्देश 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहने वाले हैं। वाहन चालकों से वाहन पर फॉग लैंप और रिफ्लेक्टर लगाने की भी अपील की गई है। शीत ऋतु में कोहरे और धुंध को दृष्टिगत रखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड पर वाहनों की गति सीमा को परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर
जो छोटे वाहन हैं उनकी गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भारी वाहन है मोटरयान उनके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन 75 किलोमीटर, भारी मोटरयान 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से एलिवेटेड रोड पर हल्के मोटरयान 50 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलाए जाने का सबसे अनुरोध किया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के यातना और अमानवीय व्यवहार पर विशेष रिपोर्टर एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान सरकार को कड़ी चेतावनी जारी की है। उनका ये साफ कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिस तरह की परिस्थितियों में हिरासत में रखा गया है वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आ सकती है और इसे यातना माना जा सकता है। एलिस जिल एडवर्ड्स ने जिनेवा से जारी बयान में ये कहा है कि पाकिस्तान सरकार को तुरंत और प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि इमरान खान की हिरासत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही हो। यूएन के अनुसार 26 सितंबर 2023 को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरण के बाद से इमरान खान को अत्यधिक समय तक एकांत कारावास में रखा गया है। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है, बताया गया है कि इमरान खान को दिन के लगभग 23 घंटे अपनी कोठरी में बंद रखा जाता है। बाहरी दुनिया से संपर्क बेहद सीमित है और उनकी कोठरी पर लगातार कैमरा निगरानी की जा रही है। यूएन विशेषज्ञ ने स्पष्ट कहा है कि 15 दिनों से ज्यादा का एकांत कारावास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है और इसे मानसिक यातना भी माना जाता है। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धर्म युद्ध चल रहा है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखी, जिस पर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। धार्मिक पहचान, वोट बैंक और कानून व्यवस्था, ये तीनों मुद्दे बंगाल में ममता बनर्जी को घेर रहे हैं और अब बाबरी विवाद को लेकर बीजेपी का ये कहना है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। बीजेपी पहले भी बंगाल की डेमोग्राफी को लेकर ममता सरकार को घेर चुकी है, क्योंकि वहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन चुनावी नतीजे तय करती है। सवाल ये कि क्या चुनाव है और इसीलिए बाबरी को लेकर हिंदू मुस्लिम करवाने की कोशिश हो रही है। बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या तुष्टीकरण की सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। छह दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। विवाद की वजह सिर्फ बाबरी निर्माण नहीं बल्कि तारीख, बयानबाजी और चुनावी समय भी है। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताते हुए सीधे ममता सरकार पर हमला बोला है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने खुद को विवाद से अलग करते हुए विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसी बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है ताकि ममता बनर्जी वोट बैंक को साध सकें। ये जो बाबरी मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं है। तो जो बाबरी मस्जिद बोला जाता है उसको यहाँ की जनता ने साफ कर दिया, अदालत के आदेश से मंदिर बन गए राम जी का। लेकिन बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद बन रही? क्योंकि इसको बांग्लादेश बनाने का साजिश हो रहा है, ममता बनर्जी का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो पूरा ड्रामा था, ये जैसे जैसे एक्सपोज हो गया, अब वहाँ के जो सीधा साधा मुसलमान जो भावावेग से गए थे उनको भी पता चला ये ठीक नहीं है और ममता बनर्जी की जो पीछे से हाथ है वो भी साफ हो गया, इसलिए लोगों का आग्रह कम हो गया है। मस्जिद बनाने में आपत्ति नहीं है, अभी तो उसका जमीन ही ठीक नहीं है, बनाओ मस्जिद, लेकिन कोई बाबर ओवर के नाम से नहीं बनाओ। इधर मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद को बनवाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को सीधे चुनौती देने के लिए 22 दिसंबर को एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। विभिन्न इंजिनियरদের উপস্থিতিতে পবিত্র বাবরি মসজিদের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করব একটাই কারণে আপনাদের কাছে মুসলিম সমাজের কাছে আমার অনুরোধ যে যদি ওদেরকে 148-এ কোনো দলকে পৌঁছাতে দেয়, মমতা ব্যানার্জি যদি 148-এ পৌঁছায় তাহলেও ও মসজিদ করতে দেবে না, কারণ আমাকে মসজিদ করার জন্য সাসপেন্ড করেছে, আপনারা জানেন।
आपको बता दें कि 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसका विरोध हुआ तो कबीर ने कहा कि मैं कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कर रहा हूं, कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है, मैं मस्जिद बनाऊंगा। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर के जरिए मुसलमानों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और उनके सस्पेंशन में देरी पर सवाल खड़े किए। देखिए, हुमायूं कबीर पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए, कोई रोक नहीं है भारत में। लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। भारत के मुसलमानों के लिए आज भारत से अच्छा देश नहीं है, भारत से अच्छा संविधान नहीं है जो सब हक देता है। तो मुसलमानों को बाबरी नहीं, बराबरी चाहिए, जो हमारी सरकार दे रही है। हुमायूं कबीर ड्रामा करना बंद करे। ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो, और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल, कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो, और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। इधर हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जिस प्लॉट पर बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा था, वहां 12 दिसंबर शुक्रवार को जुमे की पहली नमाज में हजारों की भीड़ उमड़ी। नमाज के बाद लोगों के लिए दावत का इंतजाम भी किया गया था। करीब 1000 लोगों के लिए खाना बनाया गया। हजारों लोग साइट पर नमाज के लिए आए, बिरयानी बांटी गई। साथ ही कहा गया कि अब हर जुमे की नमाज यहीं अदा होगी। बताया गया कि हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद कोष में लगभग 3.5 करोड़ रुपए जमा भी हो चुके हैं। दान में विदेशी मुद्रा पाई गई है। चंदा इतना आया कि नोट गिनने की मशीन बुलानी पड़ी। मैं तो सोचा नहीं जो इतना आदमी, कोई मस्जिद का काम शुरू ही नहीं हुआ। 6 तारीख में लीप रखने का बाद पहला जुम्मा बार आया तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया जितना दिन ये नमाज मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा, हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगा। इधर टीएमसी ने कहा कि हुमायूं कबीर पब्लिसिटी के लिए ड्रामा कर रहे हैं, नतीजे बीजेपी की पोल खोल देंगे। देखिए, हुमायूं कबीर का कोई बात का जवाब नहीं दूंगा। उनका जो आपका ये पब्लिसिटी का जो टेन्योर है वो रिजल्ट जिस दिन होगा ना, उसका सुबह 10 बजे तक उनका ये टेन्योर है पब्लिसिटी का। उसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा तब तो ऐसा डायलॉग नहीं रहेगा, तो हम आप रिप्लाई देकर क्या करें। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव है इसीलिए हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश हो रही है? बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? क्या ममता बनर्जी की सत्ता छिन सकती है? क्या बाबरी मस्जिद के नाम पर बंगाल को वाकई बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वही रणवीर सिंह और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।